दोस्तों, तुर्की की संस्था जो गाजा पट्टी में मदद का काम कर रही है, मलबा हटाने से लेकर खाने पीने की चीज़ें पहुंचा रही है, अब इस संस्था को इजरायली मीडिया आतंकवादी बताकर बवाल खड़ा कर दिया है। और साथ में आपको बताएंगे ईरान की चेतावनी, हम जंग नहीं चाहते पर हमला होगा तो जवाब बिजली की तरह तेज और विनाशकारी होगा। ईरानी सेना को तैयार रहने का हुक्म। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी पर बड़ी खबर। और इसी बीच लेबनान से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी दूत बराक ने दी चेतावनी, अगर लेबनान ने हिजबुल्लाह से हथियार नहीं छीने तो इजरायल कर सकता है एक तरफा कार्रवाई। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने एक रिपोर्ट में तुर्की की राहत संस्था IHH पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। ये वही संस्था है जो इस वक्त गाजा में मलबा हटाने, सड़कों की सफाई और इंसानी मदद के काम में जुटी हुई है। लेकिन इजरायल अब इस संगठन को आतंकवादी ग्रुप बता रहा है। इजरायली अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि IHH के मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास और यहाँ तक कि अल-कायदा से भी रिश्ते रहे हैं। ये आरोप तब लगाए जा रहे हैं जब तुर्की की यह संस्था गाजा में मानवीय काम शुरू कर चुकी है, यानी तब जब लोग अपने घरों के मलबे से जिंदगी ढूंढने में लगे हैं। ऐसा लगता है कि इजरायल इस संस्था की राहत गतिविधियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ताकि तुर्की की भूमिका को कमजोर किया जा सके। इसमें यह भी बताया गया है कि इसकी शुरुआत 1992 में जर्मनी में हुई थी और उस वक्त इसका मकसद बोस्निया युद्ध में फंसे मुसलमानों की मदद करना था। बाद में यह संगठन तुर्की से संचालित होने लगा और सीधे तौर पर राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की सरकार से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसी मीर अमित सेंटर का दावा है कि IHH दो चेहरे वाला संगठन है। एक तरफ ये राहत और इंसानी मदद के नाम पर काम करता है और दूसरी तरफ ये कट्टरपंथी और जिहादी समूहों से जुड़ा है। इजरायल का कहना है कि इस संगठन को 2008 में उस वक्त के रक्षा मंत्री एहूद बराक ने प्रतिबंधित कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक IHH पर आरोप है कि उसने चेचनिया, बोस्निया और अफगानिस्तान में जिहादी लड़ाकों की मदद की थी। यही नहीं, इजरायली अखबार ने यह भी प्रोपेगेंडा फैलाया। 1994 में तुर्की पुलिस ने IHH के दफ्तर पर छापा भी मारा था, जहां से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद होने की बात कही गई थी। जबकि IHH खुद को एक इंसानी मददगार संस्था बताया है जो पूरी दुनिया में ज़रूरतमंदों की सहायता करता है। और अभी यही संस्था गाजा में सड़कें साफ कर रही है, मलबा हटा रही है और राहत पहुंचा रही है, वो काम जो फिलहाल किसी और ने शुरू नहीं किया। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि इस संस्था की एंट्री इजरायल की मजबूरी का नतीजा है, क्योंकि गाजा में राहत कार्यों पर अब कतर और तुर्की का असर बढ़ गया है। रिपोर्ट में एक शोधकर्ता ओहद मर्लिन के हवाले से लिखा गया कि यह तुर्की और कतर के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है। अब इजरायल को उन्हीं देशों की शर्तें माननी पड़ रही है जो मुस्लिम ब्रदरहुड के करीबी माने जाते हैं। मर्लिन ने यह भी कहा कि इजरायल अब उन्हीं ताकतों को गाजा में जगह दे रहा है जिन्होंने दशकों से उसे नुकसान पहुंचाया। दूसरे शब्दों में कहे तो इजरायली मीडिया इस पूरी मानवीय कोशिश को एक राजनीतिक षड्यंत्र की तरह दिखा रहा है, यानी एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि तुर्की की राहत संस्था को आतंकवाद से जोड़कर गाजा की मदद को शक की निगाह से देखा जाए और इसे रोक दिया जाए। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या गाजा में मलबा हटाने और लोगों की मदद करने आई टीम को आतंकी कहना सही है? फिलहाल हकीकत यही है कि जहां गाजा के लोग अपने घरों के खंडहरों में उम्मीद ढूंढ रहे हैं और तुर्की की संस्था इसकी मदद कर रहा है, तो इजरायल प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ है। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान की फौज और उसके टॉप मिलिट्री लीडर्स ने एक बार फिर दुनिया को यह संदेश दिया है कि ईरान पूरी तरह तैयार है किसी भी हालात का सामना करने के लिए। हालिया जंग में इजरायल के हमले के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल और एयर डिफेंस ताकत का प्रदर्शन करते हुए कहा है कि वो बिना ज़रूरत के जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो जवाब बहुत सख्त और विनाशकारी होगा। अलमायादीन के मुताबिक ईरान की फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा कि देश की सेना को हमेशा मैक्सिमम रेडीनेस पर रहना चाहिए और हमारी क्षमता हर दिन बढ़नी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, दुश्मन हमेशा हमलावर होते हैं, लेकिन जो चोट इजरायल को हाल की जंग में लगी है
उसके बाद वो दोबारा ऐसा खतरा मोल नहीं लेगा। मौसवी ने यह भी बताया कि ईरान पूरी तरह सीज फायर नियमों का पालन कर रहा है और इस वक्त किसी हमले की योजना नहीं है, लेकिन अगर किसी ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो जवाब बेहद कड़ा और सीधा होगा। वहीं ईरान के IRGC के सीनियर अफसर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा नकदी ने कहा कि ईरान के मिसाइल बेस और अंडरग्राउंड हथियार शहरों को जंग में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा, हमारी मिसाइल ताकत इतनी सुरक्षित है कि मक्खी के पंख जितना भी नुकसान नहीं हुआ। नकदी ने बताया कि जंग के दौरान ईरान की एयर डिफेंस यूनिट्स ने 140 से ज़्यादा दुश्मन ड्रोन गिरा दिए और मिसाइल फोर्सेज पहले दिन से आखिरी दिन तक लॉन्च के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि हमारे अंडरग्राउंड सिस्टम ने पूरी सुरक्षा दी और अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान मिनटों में जवाब देने की क्षमता रखता है। नकदी ने ईरान की जवाबी ताकत पर जोर देते हुए कहा कि इजराइल और उसके सहयोगियों के पास चाहे कितनी भी एडवांस डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, वो ईरान के मिसाइलों को उनके निशाने तक पहुंचने से रोक नहीं पाए। उन्होंने इजराइल की उस हरकत की कड़ी निंदा की जिसमें ईरानी सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों के टारगेट करके हत्या की गई। नकदी ने बताया कि इन हमलों में अफसरों के घरों पर उनके परिवारों के साथ हमला किया गया, जो कि बेहद शर्मनाक है। नकदी ने यह भी माना कि ईरान ऐसे हमलों के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर फिर ऐसा हुआ तो जवाब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और सीधा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के पास ऐसे अंडरग्राउंड मिसाइल शहर हैं जिनमें मोबाइल लॉन्चर, साइलो और हाईटेक लॉन्च सिस्टम लगे हैं। कुछ साइलो तो इतने एडवांस है कि मिसाइलें खुद ब खुद घूमकर लॉन्च हो सकती है ताकि दुश्मन पहले हमला करके भी इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। कुल मिलाकर ईरान ने एक बार फिर साफ संदेश दिया है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने ललकारा तो जवाब बिजली की तरह तेज और दुश्मन के दिल तक जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक बड़ी और तनाव बढ़ाने वाली खबर मध्य पूर्व से आई है। दरअसल अमेरिकी दूत टॉम ब्राग ने चेतावनी दी है कि अगर लेबनान सरकार ने जल्दी ही अपने देश में हथियार सिर्फ सरकार के पास रखने का फैसला लागू नहीं किया तो इजराइल किसी भी वक्त एक तरफा सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ब्राग ने कहा कि हिजबुल्लाह का निरस्तीकरण यानी उसके हथियार छीनना सिर्फ इजराइल की सुरक्षा की मांग नहीं है, बल्कि ये लेबनान के लिए अपने देश को दोबारा खड़ा करने का मौका भी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कई देश निवेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि लेबनान की सेना ही देश की एकमात्र वैध ताकत बने। दरअसल 5 अगस्त 2025 को लेबनान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि देश में हर तरह का हथियार हिजबुल्लाह समेत जितने भी संगठन हैं उनके पास नहीं, सिर्फ राज्य यानी सेना के कंट्रोल में रहेगा। सरकार ने सेना को आदेश दिया था कि वो 1 महीने में पूरी योजना बनाए और 2025 के अंत तक लागू करे, लेकिन इस फैसले का हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट ने सख्त विरोध किया। पार्टी के महासचिव नईम कासिम ने कई बार साफ कहा है कि हम अपना हथियार तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इजराइल पूरी तरह लेबनान से पीछे नहीं हटता, हमला बंद नहीं करता, हमारे कैदियों को रिहा नहीं करता और तबाह इलाकों की दोबारा तामीर शुरू नहीं होती। और हिजबुल्लाह के चीफ ने यह भी कहा कि हमारा हथियार ही हमारी पहचान है, हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, अक्टूबर 2023 में इजराइल ने लेबनान पर हमला शुरू किया था, जो सितंबर 2024 तक एक बड़ी जंग में बदल गया। उस जंग में 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए और करीब 17000 घायल हुए। बाद में नवंबर 2024 में युद्ध विराम समझौता हुआ, लेकिन इजराइल ने उसे भी लगभग 4500 बार तोड़ा। इन तोड़फोड़ों में कम से कम 276 लोग मारे गए और 613 घायल हुए। इतना ही नहीं, इजराइल आज भी लेबनान की 5 पहाड़ियों पर कब्जा किए हुए हैं जो उसने हालिया जंग में छीनी थी, और इसके अलावा वो अब भी कुछ पुराने इलाकों पर दशकों से कब्जा जमाए बैठा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।